अगर एक प्रोफेसर किसी छात्र की थीसिस चुरा ले तो उसे आप क्या कहेंगे? शिक्षा की दुनिया में किसी छात्र की थीसिस चुराकर अपने नाम से किताब छपवाने से बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया हो, वहां अगर एक शिक्षक किसी छात्र के ज्ञान की चोरी करके उसे अपने नाम से छापे तो जाहिर तौर पर उसे शिक्षक के नाम पर कलंक ही माना जाएगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिस व्यक्ति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं उस पर एक छात्र की थीसिस चुराने का आरोप है। जी हां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर यह गंभीर आरोप था कि उन्होंने एक छात्र की थीसिस चुराकर उसे अपने नाम से एक किताब के रूप में छपवा लिया था। हैरत की बात है कि इतने गंभीर और घिनौने आरोप के बाद भी राधाकृष्णन न केवल इस देश के राष्ट्रपति बने बल्कि उनके नाम पर 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें तन मन धन से अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सच भी पता होना चाहिए। इसलिए आज हम खरी बात में तर्कों, तथ्यों और सबूतों के साथ पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन पर लगे गंभीर आरोपों की चर्चा करेंगे। बात 1923 की है। लंदन में राधाकृष्णन की एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था इंडियन फिलॉसफी। इस किताब के छपते ही पूरी पश्चिमी दुनिया में तहलका मच गया। भारतीय दर्शन पर इससे शानदार किताब इसके पहले कभी नहीं आई थी। उस समय राधाकृष्णन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक सामान्य से प्रोफेसर थे, लेकिन इस किताब के आने के बाद वो अमेरिका और ब्रिटेन समेत पूरी पश्चिमी दुनिया में रातों रात मशहूर हो गए। दुनिया राधाकृष्णन की शान में कसीदे पढ़ रही थी, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद एक गरीब नौजवान ऐसा था जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस नौजवान का नाम था जदुनाथ सिन्हा। किताब पढ़ते ही जदुनाथ सिन्हा को यकीन हो गया कि राधाकृष्णन ने उसकी थीसिस चुराकर यह किताब लिखी है। दरअसल मामला यह था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र जदुनाथ सिन्हा ने पीएचडी के लिए एक थीसिस लिखी थी जिसका नाम था इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। उनकी इस थीसिस के 3 परीक्षक यानी 3 एग्जामिनर थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर बीएन सील और प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य। थीसिस जमा कराने के बाद जदुनाथ सिन्हा अपनी पीएचडी की डिग्री का इंतजार करने लगे, लेकिन उनका इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। परेशान होकर जदुनाथ सिन्हा ने बारी बारी से राधाकृष्णन समेत तीनों परीक्षकों से संपर्क किया और यह जानना चाहा कि उन्हें पीएचडी रिवार्ड किए जाने में देरी क्यों हो रही है। उन्हें डॉक्टर सील और केसी भट्टाचार्य ने यही कहा कि तुम्हारी पीएचडी 2000 पेज की है और राधाकृष्णन अभी व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन मामला कुछ और था। आरोप है कि राधाकृष्णन ने जदुनाथ सिन्हा की थीसिस उठाकर लंदन भेज दी और इस थीसिस के कई हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए अपने नाम से इंडियन फिलॉसफी नाम की किताब प्रकाशित करवा ली। जब कुछ साल बाद जदुनाथ सिन्हा ने राधाकृष्णन की किताब इंडियन फिलॉसफी पढ़ी तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आ गया। उनकी थीसिस के कई हिस्से हूबहू राधाकृष्णन ने अपनी किताब में छाप दिए थे। हैरत की बात है कि राधाकृष्णन ने अपनी किताब में जदुनाथ सिन्हा को इसका क्रेडिट भी नहीं दिया। जदुनाथ सिन्हा उस दौर में एक मामूली छात्र थे, लिहाजा उन्होंने इसकी शिकायत डॉक्टर बीएन सील से की जो उनके 3 एग्जामिनर में से एक थे। कहते हैं डॉक्टर सील को सारी हकीकत पता थी, लेकिन कोई भी राधाकृष्णन से दुश्मनी मोलना नहीं चाहता था, जो कि उस वक्त तक एक बड़ा नाम बन चुके थे। लिहाजा डॉक्टर सील ने जदुनाथ सिन्हा को एक लंबा पत्र लिखा जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र में डॉक्टर सील ने जदुनाथ सिन्हा से साफ कह दिया कि उन्हें इस मामले से दूर रखा जाए। जदुनाथ सिन्हा लगातार अपनी बात कह रहे थे, लेकिन राधाकृष्णन से प्रभाव की वजह से उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार दिसंबर 1928 में जदुनाथ सिन्हा ने कलकत्ता की मशहूर मैगजीन मॉडर्न रिव्यू को पत्र लिखा और सबूतों के साथ अपनी बात कही। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका ने जदुनाथ सिन्हा को इंसाफ दिलाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी। उसने सबूतों के साथ एक के बाद एक लेख छापे जिनसे साफ होता था कि राधाकृष्णन ने थीसिस चोरी की है। मॉडर्न रिव्यू ने अपने लेखों में बताया कि 1-2 नहीं बल्कि राधाकृष्णन ने अपनी किताब में पूरे 110 पैराग्राफ सिन्हा की थीसिस से चुराकर लिखे थे। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न रिव्यू ने एक तरफा पत्रकारिता की। जब राधाकृष्णन मॉडर्न रिव्यू के लेखों से परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी सफाई में एक पत्र लिखा जिसे बाकायदा मॉडर्न रिव्यू में छापा गया। ये पत्र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्र में राधाकृष्णन ने अपनी सफाई में बहुत सी दलीलें दी। इन दलीलों को सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक वोहरा की किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज में छापा गया है। इस किताब के पेज नंबर 31 पर लिखा है कि राधाकृष्णन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने और जदुनाथ सिन्हा दोनों ने इंडियन फिलॉसफी के पुराने सिद्धांतों का उदाहरण दिया है। जाहिर है उनका अनुवाद भी एक जैसा ही होगा।
ऐसे में कुछ हिस्से एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किताब में नकल की गई है। राधाकृष्णन ने अपने पक्ष में अपने 3 खास छात्रों को भी पेश किया। उनका दावा था कि वो 1922 के पहले से ही ये सब बातें क्लास में छात्रों को पढ़ाते थे जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं, लेकिन जदुनाथ सिन्हा के दावों के सामने ये सब दावे कमज़ोर साबित हो रहे थे। आखिरकार जदुनाथ सिन्हा ने 1929 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया। जवाब में राधाकृष्णन ने भी जदुनाथ सिन्हा और मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के खिलाफ 20,000 रुपए की मानहानि का केस लगा दिया। कहते हैं कि अदालत में जदुनाथ सिन्हा की दलीलें राधाकृष्णन की दलीलों पर भारी पड़ने लगी थीं और फिर इसके बाद अचानक वो हुआ जो एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है। राधाकृष्णन और जदुनाथ सिन्हा ने 1933 में कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया और दोनों पार्टियों ने अपने अपने केस वापस ले लिए। आज तक ये रहस्य है कि यह सुलहनामा किन शर्तों पर हुआ था। उस दौर में यह केस सभी अखबारों की सुर्खियां बना था। 4 मई 1933 को स्टेट्समैन अखबार ने भी ये खबर छापी थी, जिसमें लिखा गया था कि जदुनाथ सिन्हा और एस राधाकृष्णन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में केस लगाए थे। अब दोनों के बीच समझौता हो चुका है। समझौते की क्या शर्तें हैं ये सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के जरिए जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे वो दोनों पक्षों ने वापस ले लिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधाकृष्णन ने जदुनाथ सिन्हा को 10,000 रुपये दिए थे, जो उस जमाने में किसी भी सामान्य नौजवान के लिए एक बड़ी रकम थी। इस पूरे मामले में राधाकृष्णन इसलिए भी शक के दायरे में आते हैं कि अगर उन पर इतना गंभीर आरोप लगा था तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोर्ट में खुद को बेदाग साबित करना चाहिए था, ना कि कोर्ट के बाहर समझौता करना चाहिए था। इतना ही नहीं, राधाकृष्णन के पास पैसों से लेकर पावर तक कोई कमी नहीं थी। उन्हें तब तक लंदन की ब्रिटिश सरकार की तरफ से सर की उपाधि भी मिल चुकी थी। वो लंबे समय तक बड़े वकीलों की दम पर आराम से केस लड़ सकते थे। जाहिर है ऐसे में शक की सुई राधाकृष्णन पर उठना लाजमी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति पर इतने संगीन आरोप थे वो आखिरकार इस देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। इतना ही नहीं, जिस पर अपने ही छात्र की थीसिस चुराने जैसा घिनौना आरोप था, उसके जन्मदिन को इतने दशकों से शिक्षक दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है। और इसकी वजह है जवाहरलाल नेहरू। दरअसल नेहरू और राधाकृष्णन बेहद करीबी मित्र थे। दोनों ही घनघोर कम्युनिस्ट मानसिकता के थे और नेहरू के हर वामपंथी एजेंडे को राधाकृष्णन पूरा करते थे। दुनिया की नज़र में राधाकृष्णन हिंदू दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, लेकिन अंदर खाने में वो नेहरू के कहने पर कम्युनिस्ट सोवियत संघ और उसके खूनी तानाशाह स्टालिन के लिए दुनिया भर में लॉबिंग करते थे। नेहरू ने 1949 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा। वहाँ उन्होंने क्या गुल खिलाए, इसका वर्णन मिलता है इस किताब में, जिसका नाम है कहानी कम्युनिस्टों की, जिसे लिखा है पत्रकार संदीप देव ने। यह किताब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये किताब पढ़ लेंगे तो वैचारिक बहस में आपके सामने कोई भी वामपंथी 1 मिनट के लिए भी नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि इस किताब में वामपंथी विचारधारा की जमकर बखिया उधेड़ी गई है। इस किताब में राधाकृष्णन के बारे में जो खुलासे किए गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस किताब में संदीप देव लिखते हैं कि भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन स्टालिन भारत को आज़ाद न मानकर लगातार अपमानित कर रहा था। लेकिन नेहरू ने इसका विरोध करने की जगह सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के नज़दीक लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ से हटाकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राजदूत बनाकर मास्को भेजा। डॉक्टर राधाकृष्णन तो नेहरू से भी 2 कदम आगे निकल गए। वह भारत के राजदूत बनकर पूरी दुनिया में सोवियत संघ और उसकी विचारधारा की वकालत करने लग गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ज़बरदस्त किरकिरी हुई। लेकिन पंडित नेहरू के हित में यह हुआ कि स्टालिन ने उनकी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सोचिए, जिस तानाशाह स्टालिन ने अपने ही देश के 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है, सोचिए उसके लिए हमारे शिक्षक दिवस वाले राधाकृष्णन पूरी दुनिया में लॉबिंग करते थे। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आपको भारत के पूर्व विदेश सचिव
एम के रसगोत्रा की किताब ए लाइफ इन डिप्लोमेसी पढ़ना चाहिए। पद्म भूषण से सम्मानित एम के रसगोत्रा का भारत की विदेश नीति में एक बड़ा योगदान है। रसगोत्रा अपनी किताब में राधाकृष्णन के बारे में जो लिखते हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। वो लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत और सोवियत संघ की दोस्ती में राधाकृष्णन की बड़ी भूमिका थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय राजदूत राधाकृष्णन ने मॉस्को और संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म से स्टालिन के पक्ष में ढोल बजाया, उसकी वजह से भारत की गुटनिरपेक्ष नीति शक के दायरे में आ गई। इसकी वजह से पश्चिमी देशों में राधाकृष्णन की विश्वसनीयता भी चकनाचूर हुई। पश्चिमी देशों के लोग ये पूछने लगे थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत हैं या फिर दुनिया के लिए स्टालिन के राजदूत हैं। 1949 से लेकर 1952 तक मॉस्को में राजदूत रहने के दौरान राधाकृष्णन ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर स्टालिन के प्रचार मंत्री का काम किया और इसका इनाम उन्हें मिला 1952 में, जब नेहरू ने उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया। जबकि इस पद के लिए उस दौर में राधाकृष्णन से भी कई बड़े लायक नाम मौजूद थे। इतना ही नहीं, 1957 में नेहरू राधाकृष्णन को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो नेहरू को अपना मन बदलना पड़ा। लेकिन तब भी नेहरू ने राधाकृष्णन को अगले 5 साल के लिए फिर से उपराष्ट्रपति बनाया और 1962 में वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बना दिए गए। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि अपने जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला भी खुद डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिया था। और सोचिए, जिस देश में गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों की विरासत रही हो, उस देश में हम ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।